गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के अध्याय 12 के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटे छोटे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हमें इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हमारी जो भी क्लास होगी 20 या 25 मिनट की, 20-25 मिनट की क्लास में पूरे चैप्टर को जो है अच्छी तरह से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास को शुरू करें। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और जो शेयर है वो जरूर करें। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। इस चैप्टर में से जो हमें प्रश्न आते हैं छोटे छोटे आते हैं, और वो छोटे छोटे प्रश्न हमें सामान्य परिचय से ही पूछे जाते हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आप लोगों को मैं यहाँ बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा जिन पर आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन वो प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में पूछी जाती है। जनरली में पहले प्रश्न की बात करूं तो हमें प्रश्न पूछा जाता है पशुपालन की शुरुआत कब हुई। आपकी अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी पशुपालन की शुरुआत कब हुई? 6000 ईसा पूर्व। कब हुई? 6000 ईसा पूर्व हुई। वहीं अगर मैं बात करूं पशुपालन का उद्देश्य क्या था, जब हमने शुरुआत में पशुओं को पालना शुरू किया तो उस टाइम पर पशुपालन का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना, भोजन या मांस उत्पादन था। जब हमने शुरुआत की थी पशुपालन की उस टाइम पशुओं को पालने का उद्देश्य जो था वो था भोजन या मांस उत्पादन। नेक्स्ट में अगर बात करूं अन्य उद्देश्य क्या है, अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में पशुओं को किस उद्देश्य से पाला जाता है, तो ध्यान रखना कौन कौन से उद्देश्य होंगे? कृषि कार्य, दूध उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, और मैं अगर बात करूं तो सवारी। इन उद्देश्यों के लिए आज हम जो है पशुओं को पालते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं इंपोर्टेंट चीज है, ऋग्वेद में हवन सामग्री में किसका उल्लेख किया गया है? घी का उल्लेख किया गया है। आप लोगों को शायद 2018 या 17 का जो पेपर था 12th का, उसमें पूछा गया था कि किस वेद में घी के बारे में लिखा गया है। तो घी के बारे में जो जानकारी दी गई सबसे पहले वो कौन से वेद में दी गई? वो ऋग्वेद में दी गई। नेक्स्ट में अगर बात करूं कामधेनु गाय को कहा जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कामधेनु के नाम से किस पशु को जाना जाता है, तो अगर हम कामधेनु की बात करें तो हम किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं वर्तमान में जो युग है उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक युग कहा जाता है। वर्तमान के युग को हम आर्थिक युग कहते हैं क्योंकि यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कार्य हैं, सभी को आर्थिक स्थिति या मैं अगर बात करूं इनकम से जोड़ा जाता है। सभी को इनकम या आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है, इसीलिए इस युग को हम क्या कह रहे हैं? आर्थिक युग कह रहे हैं। नेक्स्ट में अगर और भी बात करूं तो जो पशुपालन है, पशुपालन को क्या माना गया है? पशुपालन को व्यावहारिक विज्ञान माना गया है, जहां हम पशुओं को मित्र की तरह व्यवहार करते हुए पालते हैं। आप लोगों के घर में भी पशु होंगे, आप उसको मित्र की तरह व्यवहार करके पालते हो, तो हम कह सकते हैं कि पशुपालन क्या है? पशुपालन एक व्यवहारिक विज्ञान है। आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल में पूछा जा सकता है कि पशुपालन को खाली जगह की शाखा माना गया है। तो किसकी शाखा माना गया है? व्यावहारिक विज्ञान की शाखा माना गया है। तो ये तो हमारी कुछ सामान्य चीजें हो गई किसके बारे में? पशुपालन के बारे में, जो हमें कुछ शुरुआत से पूछी जाते हैं। अब हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे लेके चले जहां हमें और भी जो कई सारी चीजें हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। जनरली हम जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रबंधन। क्या है? प्रबंधन। और अगर हम बात करें सबसे पहले कि प्रबंधन क्या होता है, सबसे पहले हम प्रबंधन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम प्रबंधन के बारे में जानते हैं कि प्रबंधन या मैनेजमेंट क्या है। अगर स्टूडेंट्स में प्रबंधन की बात करूं तो प्रबंधन क्या है? प्रबंधन है उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना। आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका सफलतापूर्वक उपयोग करना क्या है? प्रबंधन है। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना प्रबंधन कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पशुपालन प्रबंधन क्या है? पशुपालन प्रबंधन, क्योंकि हमारा चैप्टर किसका है? हमारा चैप्टर है पशुपालन का।
तो हमें प्रश्न आएगा पशुपालन प्रबंधन क्या है। अगर हम पशुपालन प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो पशुपालन प्रबंधन क्या है, फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का, फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करके पशुपालन करना क्या कहलाता है, वो कहलाएगा पशुपालन। या मैंने क्या शब्द जोड़ा है, या मैंने फार्म जोड़ा है, फार्म पर उपलब्ध, बाकी वही है संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना। यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं, यहां तक तो ये ऊपर की लाइन ही है, ऊपर की लाइन है। पशुपालन जोड़ा है तो मैंने क्या लिख दिया, फार्म पर उपलब्ध। तो फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए पशुपालन करना क्या कहलाता है, पशुधन प्रबंधन कहलाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पशुधन प्रबंधन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, पशुधन प्रबंधन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पशुधन प्रबंधन है उसमें कई सारी क्रियाएं आती हैं। जैसे मैं बात करूं आयोजन यानी प्लानिंग, दूसरा संगठन निर्माण यानी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग यानी भोजन, चौथा नेतृत्व करना यानी लीडिंग, पांचवा क्या है नियंत्रण करना या मैं कह सकता हूं कंट्रोलिंग। आपसे प्रश्न आएगा कि पशुपालन प्रबंधन में काम आने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, पशुपालन प्रबंधन की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं, पशुपालन प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो यह आपको आगे पशुपालन प्रबंधन में कौन कौन सा होगा, आयोजन, संगठन, स्टाफिंग, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, ये सभी क्या हो गए, ये पशुपालन प्रबंधन की हमारी इंपोर्टेंट क्रिया होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में डायरेक्टली जो प्रबंधन है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा किससे आएगा, हमें आएगा पशु आहार प्रबंधन, पशु आहार प्रबंधन। और आप लोगों से प्रश्न कैसे आता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है पशु आहार प्रबंधन को समझाइए। 1.5 नंबर का प्रश्न होगा जहां आपको 3 या 4 लाइनें लिखनी होंगी केवल। अब अगर हम पशु आहार प्रबंधन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पशु आहार है वो कैसा हो, सस्ता और सर्वसुलभ होना चाहिए। एक तो पशु आहार सस्ता होना चाहिए, दूसरा सर्वसुलभ यानी सभी जगह मिलने वाला हो। आगे पशु आहार कैसा हो, संतुलित हो एवं पाचनशील हो। संतुलित का मतलब क्या है, पशु आहार में भोजन के सभी आवश्यक अवयव उपलब्ध होने चाहिए और उसकी पाचन क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूं पशु चारे में हरे चारे की अधिक मात्रा होनी चाहिए, और अगर हरे चारे की अधिक मात्रा है तो उसे हे के रूप में क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। अगर हरे चारे की मात्रा ज्यादा है तो हे के रूप में उसको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूं पशुओं को चारा हमेशा नाद में खिलाना चाहिए, जो चारा है वो हमेशा किस में देना चाहिए, नाद में देना चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूं चारागाह होने पर वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को चराना चाहिए, अगर आपके पास चारागाह है तो वैज्ञानिक तरीके से चराना चाहिए। अगर हम बात करें पशुओं को नियमित रूप से, क्या है, पशुओं को नियमित रूप से चारा और पानी देना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पशु आहार प्रबंधन की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, या पूछेगा पशु आहार प्रबंधन को समझाइए। तो 3 या 4 कोई भी पॉइंट आपको इसमें से छांट करके लिख देने हैं। वैसे आपको पता होगा लेकिन यहाँ कुछ इंपोर्टेंट है। आहार कैसा हो, सस्ता और सर्वसुलभ, संतुलित और पाचनशील, अधिक हरा चारा हो तो हे के रूप में भंडारित कर लो। आगे पशुओं को चारा हमेशा नाद में खिलाना चाहिए, चारा अगर चारागाह जमीन है तो वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, और पशुओं को नियमित चारा और पानी देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो अगला हमारा प्रबंधन आता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रबंधन क्या है, नेक्स्ट प्रबंधन है आवास प्रबंधन। ऐसे ही आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पशु आवास प्रबंधन को समझाइए, या आवास प्रबंधन की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो मुख्य बातें होंगी पशु आवास कैसा हो, समतल और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, पशु आवास समतल हो और ऊंचे स्थान पर हो। दूसरा, पशु आवास में प्रकाश और वायु का क्या हो, उचित संचार हो, पशु आवास में उचित वायु और प्रकाश का संचार हो। तीसरा, पशु आवास में क्या होना चाहिए, जल उपलब्धता, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करूं तो पशु आवास की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम से कितनी होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण की ओर होनी चाहिए। आपको ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है। अलग से कैसे पूछेगा, वो पूछ लेगा पशु पालन की यानी पशु जो शाला है, पशुशाला की स्थिति कैसी होती है। अगर हम पशु आवास या पशुशाला की बात करें तो कौन सी स्थिति होगी, लंबाई होगी पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर। कैसे होगी, पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर होगी। ठीक है,
आगे अगर मैं बात करूं पशु आवास तक जाने का क्या हो, उचित रास्ता हो। ऐसा नहीं है कि पशु आवास ऐसी जगह हो जहां आने जाने का साधन नहीं हो, आने जाने के लिए उचित क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूं पशुओं के लिए क्या हो, अलग कक्ष। जो बीमार पशु हैं हमारे, बीमार पशुओं के लिए क्या होना चाहिए, अलग कक्ष यानी अलग आवास होना चाहिए बीमार पशुओं के लिए। तो ये जो हमारी बातें हैं ये पशु आवास प्रबंधन से हुई। इसके बाद अगर हम और आगे चले, नेक्स्ट फिर हमें और भी आता है अगला प्रबंधन, ये इंपोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो आपका पशु प्रजनन प्रबंधन ही है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं सारी बातों को। आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि पशु प्रजनन प्रबंधन को समझाइए, पशु प्रजनन प्रबंधन की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा। फिर इनकी हर लाइन से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैं पहली लाइन की बात करूं, कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भित कराने के लिए हिमीकृत एवं तरल वीर्य का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप पशु को कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भित करवा रहे हैं तो वीर्य कैसा होना चाहिए, हिमीकृत होना चाहिए, और कैसा, तरल होना चाहिए। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, प्राकृतिक विधि से उत्तम नस्ल के सांड से गर्भित करना चाहिए। अगर आप प्राकृतिक विधि से गर्भाधान करवा रहे हैं तो जो हमारा सांड है वो कैसा हो, वो उत्तम नस्ल का होना चाहिए। आगे अगर बात करूं पशुओं को गर्भित कराने का जो उत्तम समय है वो क्या है, मध्यकाल के 12 से 18 घंटे। पशुओं को गर्भित कराने का उत्तम समय कौन सा है, मध्यकाल के 12 से 18 घंटे है। आप लोगों को अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पशुओं को गर्भित कराने का उत्तम समय कौन सा है, तो मध्यकाल के 12 से 18 घंटे है। वहीं अगर बात करूं पशु प्रसव के 2 माह बाद क्या करता है, मध्यकाल के लक्षण प्रकट करता है। आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पशु मध्यकाल के कितने समय बाद, प्रसव के कितने समय बाद मध्यकाल के लक्षण प्रकट करता है, तो 2 माह बाद करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, गाय भैंस और बकरी में 19 से 21 दिन बाद मध्यकाल के लक्षण आते हैं और भीड़ में 16 से 17 दिन बाद मध्यकाल के लक्षण पुनः प्रकट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं पशुओं के गर्भित होने की जांच 2 माह बाद करवानी चाहिए। ये भी इंपोर्टेंट है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि पशुओं के गर्भित होने की जांच कितने समय बाद करवानी चाहिए, तो कितने समय बाद होगी, 2 माह बाद होगी। नेक्स्ट में बात करूं मध्यकाल की जो पहचान है वो किसके आधार पर की जाती है, बाह्य लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए। पशुओं में मध्यकाल की पहचान बाह्य लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए। आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाएगा कि पशु मध्यकाल में कौन कौन से लक्षण प्रकट करता है। आपसे प्रश्न पूछेगा मध्यकाल में पशु कौन कौन से लक्षण प्रकट करता है। तो अगर हम मध्यकाल के लक्षणों की बात करें तो कौन कौन से लक्षण होंगे, सबसे पहला लक्षण पशु रंबाता है या तेज आवाज करता है, पशु रंबाता है या तेज आवाज करता है। पशु बार बार पेशाब करता है। पशु की योनि से सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पशु की योनि से सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। पशु का जो दूध है वो नमकीन हो जाता है, दूध का स्वाद कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। तो ये क्या हो गई, ये मध्यकाल की पहचान के लक्षण हो गए। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा पशुओं में मध्यकाल की पहचान के लक्षण कौन कौन से, तो सबसे पहला पशु रंबाता है या तेज आवाज करता है। दूसरा क्या होगा, पशु बार बार पेशाब करता है। तीसरा क्या होगा, पशु की योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चौथा क्या होगा, पशु का जो दूध है वो नमकीन हो जाता है। ये 4 हमारे प्रमुख लक्षण हो गए। तो ये आपका हो गया पशु प्रजनन प्रबंधन। इसके बाद में एक आपका और आता है जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो कौन सा है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्या है, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। अब अगर हम पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें तो उसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो बीमार पशु हैं उनको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूसरी अगर बात करूं, समय समय पर रोग के क्या लगाने चाहिए, टीके लगाने चाहिए। तीसरी अगर बात करूं, बीमार पशुओं के चारा और पानी के बर्तन क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। चौथी अगर मैं बात करूं, पशुशाला को 1 से 2% फिनाइल से क्या करना चाहिए, हमें सफाई करनी चाहिए। पशुपालक को पशु स्वास्थ्य की क्या होनी चाहिए, जानकारी। जो भी व्यक्ति पशुपालन कर रहा है उसको पशुओं की बीमारी संबंधी पूरी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूं, पशुशाला को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। ये क्या हो गया, ये पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हो गया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को समझाइए। तो इस तरह से आप लोग क्या लिखोगे, 3 या 4 लाइन इनमें से देख करके लिख दोगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रबंधन फिनिश। इसके बाद में अगर बात करूं इस चैप्टर में, तो
इस चैप्टर में सबसे लास्ट का जो हमें पॉइंट आता है वो क्या है, वो आता है गाय के उत्पाद। मैं कुछ चीजें बता दूं, दूध वाला पॉइंट आता है। वैसे तो आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में दूध वाले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता दूं। एक आपसे शब्द पूछा जाता है कि गाय के उत्पाद कौन कौन से हैं। गाय के उत्पाद, अगर मैं गाय से बात करूं, हमें क्या प्राप्त होता है, दूध। फिर अगर हम बात करें दही, उसके बाद अगर हम बात करें मूत्र, उसके बाद अगर हम बात करें गोबर, उसके बाद अगर हम बात करें तो घी। क्या होता है, दूध है, दही है, मूत्र है, गोबर है, घी है। और ये कितने उत्पाद हो गए, ये 5 उत्पाद हो गए। और ये 5 उत्पाद हो गए तो इसीलिए जो गाय है उसको क्या बोला जाता है, उसको पंचगव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचगव्य बोला जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा पंचगव्य से क्या तात्पर्य है, तो हम कह सकते हैं कि गाय से हमें 5 उत्पादों की प्राप्ति होती है, इसीलिए गाय को पंचगव्य बोला जाता है। या आपसे प्रश्न पूछेगा पंचगव्य किसे कहते हैं, तो गाय को कहते हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा पंचगव्य में कौन कौन से उत्पाद आते हैं, तो कौन कौन से उत्पाद आएंगे पंचगव्य में, दूध, दही, मूत्र, गोबर और घी आते हैं। फिर इनके उपयोग पूछता है, विशेषकर गोबर का। गोबर का उपयोग कहाँ किया जाता है, खाद बनाने में और उपले बनाने में। उपले का मतलब होता है कंडे, जो सर्दियों के टाइम पर हम जलाने के काम में लेते हैं, उपले बनाने में होता है। दूध की, दही की, इन सभी की आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। एक चीज और आती है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है दूध में कौन सा जीवाणु होता है। दूध में अगर मैं दूध की बात करूं, एक जीवाणु होता है इसमें कॉलीफॉर्म। कौन सा होता है, कॉलीफॉर्म। उस कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु के कारण जो दूध है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। दूध क्या हो जाता है, खराब। जब दूध को आप धूप में रखोगे तो ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है। एक प्रश्न आपको और आता है कि दूध को अमृत क्यों कहा जाता है। दूध को अमृत क्यों कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछेगा दूध को अमृत क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखना, दूध को अमृत क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध के अंदर सभी उत्पाद पाए जाते हैं। दूध के अंदर जो हमारे भोजन के जितने भी अवयव हैं, सारे ही अवयव पाए जाते हैं, इसीलिए हम दूध को क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। प्रश्न यही आता है कि दूध को अमृत क्यों कहा जाता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, दूध के अंदर हमारे भोजन के सभी आवश्यक अवयव उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, इसीलिए हम दूध को क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। इतने सारे प्रश्न आपको इस पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो गया होगा, कोई आपको समस्या नहीं होगी। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।